हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल क्विक टेक्निकल क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपको ट्रांसफार्मर से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाएंगे जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। बिना देरी के हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, कोर निर्माण के लिए ऐसा इस्पात चुना जाता है जो, आपको बताना है कोर निर्माण के लिए ऐसा इस्पात चुना जाता है जो उच्च चुंबकशीलता व निम्न स्थिति रखता हो। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कोर निर्माण के लिए ऐसा इस्पात चुना जाता है जिसकी उच्च चुंबकशीलता व निम्न स्थिति होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, आदर्श ट्रांसफार्मर में शून्य लोड पर प्राथमिक वाइंडिंग की आईपी वोल्टेज ईपी से 90 डिग्री पिछड़ जाती है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर की प्राथमिक एम सेकेंडरी वाइंडिंग में सदैव क्या होता है। आपको बताना है ट्रांसफार्मर की प्राथमिक एम सेकेंडरी वाइंडिंग में सदैव क्या होता है। तो इसके अंदर एक उभयनिष्ठ चुंबकीय परिपथ होता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। एक उभयनिष्ठ चुंबकीय परिपथ होता है। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर कोर निर्माण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त पदार्थ है। आपको बताना ट्रांसफार्मर कोर का निर्माण होता है, उसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त पदार्थ कौन सा होता है। तो इसका राइट आंसर होगा सिलिकॉन इस्पात। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इसके लिए सिलिकॉन इस्पात का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी कॉइल में प्रेरित विद्युत वाहक बल निर्भर करता है। आपको बताना है एक ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी कॉइल में विद्युत वाहक बल जो कि किस पर निर्भर करता है, वह लपेटों की संख्या पर निर्भर करता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। लपेटों की संख्या पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी लपेटों को 2 गुना कर दिया जाए तथा साथ ही प्राइमरी वोल्टेज को आधा कर दिया जाए तो सेकेंडरी वोल्टता क्या होगी। यदि हम सेकेंडरी लपेटों को 2 गुना कर दें और प्राइमरी वोल्टेज को आधा कर दिया जाए तो वह सेकेंडरी वोल्टेज उसकी पूर्वता रहेगी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जो पहले की वोल्टता थी वही वर्तमान में उसकी वोल्टेज रहेगी। अगला क्वेश्चन है, एम्पलीफायर की तुलना में ट्रांसफार्मर क्या नहीं कर सकता। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, आउटपुट शक्ति नहीं बढ़ा सकता। एम्पलीफायर जो कि आउटपुट शक्ति बढ़ा सकता है लेकिन ट्रांसफार्मर आउटपुट शक्ति नहीं बढ़ा सकता है। ट्रांसफार्मर के द्वारा हम वोल्टेज को व धारा को घटा बढ़ा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर का उपयोग के परिमाण को परिवर्तन करने के लिए किया जाता है। आपको बताना है ट्रांसफार्मर के उपयोग किस परिमाण को परिवर्तित करने के लिए उसका उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वोल्टेज। वोल्टेज को कम ज़्यादा करने के लिए ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, शून्य लोड अवस्था में आदर्श ट्रांसफार्मर को प्रदान की गई प्राइमरी वोल्टता के द्वारा संतुलित होती है। आपको बताना है शून्य लोड अवस्था में आदर्श ट्रांसफार्मर को प्रदान की गई प्राइमरी वोल्टता के द्वारा संतुलित होती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सेकेंडरी कॉइल में प्रेरित विद्युत वाहक बल के द्वारा। अगला क्वेश्चन है हमारा, ट्रांसफार्मर के अतितापन के लिए क्या कारण हो सकता है। आपको बताना है ट्रांसफार्मर में जो अतितापन होता है उसका क्या कारण हो सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा अत्यधिक भार। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अत्यधिक भार होने पर ट्रांसफार्मर में अतितापन हो सकता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस प्रकार के ट्रांसफार्मर में ओमिक प्रतिरोध व चुंबकीय लीकेज नहीं होता है। आपको बताना है किस प्रकार के ट्रांसफार्मर में ओमिक प्रतिरोध व चुंबकीय लीकेज नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर होगा आदर्श ट्रांसफार्मर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आदर्श ट्रांसफार्मर में ओमिक प्रतिरोध व चुंबकीय लीकेज नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में लोड साइड के रूप में जाना जाता है। आपको बताना 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में जिसके अंतर्गत लोड होता है उसको किस रूप में जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सेकेंडरी वाइंडिंग। जिस तरफ लोड होता है उसे सेकेंडरी वाइंडिंग के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, परिभाषा के अनुसार अपचायक ट्रांसफार्मर वह है जिसकी सेकेंडरी वाइंडिंग क्या होगी। आपको ध्यान रखना है अपचायक ट्रांसफार्मर के अंतर्गत प्राइमरी वाइंडिंग की अपेक्षा कम लपेटों की संख्या होती है। सेकेंडरी वाइंडिंग में प्राइमरी वाइंडिंग की अपेक्षा कम लपेटों की संख्या होती है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सेकेंडरी वाइंडिंग में प्राइमरी वाइंडिंग की अपेक्षा कम लपेटों की संख्या होती है। आपको ध्यान रखना है उच्चाई ट्रांसफार्मर के अंतर्गत सेकेंडरी वाइंडिंग में लपेटों की संख्या अधिक होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सेल टाइप के लिए छोटे प्रकार के ट्रांसफार्मर का कोर प्राय इसमें से प्रयोग होता है। सेल प्रकार के ट्रांसफार्मर में ई तथा आई प्रकार के कोर का प्रयोग होता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ई तथा आई प्रकार के कोर का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है, उच्च आवृत्तियों पर कार्य करने के लिए अभिकल्पित ट्रांसफार्मर में किस प्रकार की कोर का प्रयोग किया जाता है। आपको बताना है उच्च आवृत्तियों में कार्य करने के लिए अभिकल्पित ट्रांसफार्मर में किस प्रकार की कोर का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, वायु कोर। उसके अंतर्गत हम वायु कोर का प्रयोग करते हैं। आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में प्राइमरी व प्रेरित सेकेंडरी वोल्टेज होती है। तो इसके अंतर्गत प्राइमरी व प्रेरित सेकेंडरी वोल्टेज जो कि एक दूसरे से 180 डिग्री के कोण पर होती है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। एक दूसरे से 180, आपको ध्यान रखना है 180 है
180 डिग्री के कोण पर होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सामान्यतः ट्रांसफार्मर की दक्षता होती है, आपको ध्यान रखना है सामान्यतः ट्रांसफार्मर की दक्षता क्या होती है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 95 से 98% ट्रांसफार्मर की दक्षता होती है। अगला क्वेश्चन है, यदि 3 फेज डेल्टा ट्रांसफार्मर की एक फेज कोयल जल जाए तो ओपन सर्किट हो जाए तो वह प्रदान करेगा। आपको बताना है यदि 3 फेज डेल्टा ट्रांसफार्मर की एक फेज कोयल जल जाए और ओपन सर्किट हो जाए तो वह प्रदान करेगा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 58% शक्ति वह प्रदान करेगा। अगला क्वेश्चन है, 3 फेज ट्रांसफार्मर में प्राइमरी वाइंडिंग होती है, आपको ध्यान रखना है 3 फेज ट्रांसफार्मर में प्राइमरी वाइंडिंग 3 होती है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, ऑटो ट्रांसफार्मर प्रयोग किए जाते हैं, आपको ध्यान बताना है ऑटो ट्रांसफार्मर कहाँ पर प्रयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑटोमोबाइल में। ऑटोमोबाइल में ऑटो ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जब प्राइमरी एवं सेकेंडरी वोल्टेज एक ही वाइंडिंग से प्राप्त हो रहे हो तो उस ट्रांसफार्मर को कहा जाता है, आपको बताना है जब प्राइमरी व सेकेंडरी वोल्टेज एक ही वाइंडिंग से प्राप्त हो रहे हो तो उस ट्रांसफार्मर को क्या कहा जाता है, तो इसे ऑटो ट्रांसफार्मर कहा जाता है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑटो ट्रांसफार्मर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ट्रांसफार्मर यदि अधिकतम दक्षता पर कार्यरत है तो उसकी लोह क्षति 500 वाट है तो उसकी ताम्र क्षति क्या होगी, आपको ध्यान रखना है यदि ट्रांसफार्मर की यदि अधिकतम दक्षता होती है, कार्य कर रहा हो अधिकतम दक्षता पर, तो उसकी लोह क्षति उसकी ताम्र क्षति के बराबर होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 500 वाट, उसकी ताम्र क्षति भी 500 वाट हो जाएगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा एक करंट ट्रांसफार्मर का अनुप्रयोग है, आपको बताना है करंट ट्रांसफार्मर का अनुप्रयोग कौन सा है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, टोंग टेस्टर। टोंग टेस्टर जो कि करंट ट्रांसफार्मर का प्रमुख अनुप्रयोग है। अगला क्वेश्चन है हमारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है ट्रांसफार्मर कोर में हमिंग ध्वनि उत्पन्न होने का क्या कारण है, ट्रांसफार्मर कोर में जो कि हमिंग ध्वनि होती है वह उसका प्रमुख क्या कारण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लेमिनेटेड कोर का अपरिपूर्ण कसाव, यानी कि जो लेमिनेटेड कोर होती है वह पूर्णतः कसी हुई नहीं होती है, इसके कारण उसमें हमिंग ध्वनि उत्पन्न होने लग जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है, आपको बताना है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यंत्रों एवं रिले आदि में पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विभव ट्रांसफार्मर में वोल्टमीटर को विसंयोजित करते समय आप कौन सी सावधानी चाहिए, आपको बताना है विभव ट्रांसफार्मर से वोल्टमीटर को विसंयोजित करते समय आपको कौन सी सावधानी चाहिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विभव ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी टर्मिनल को इंसुलेटेड करना, हमें विभव ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी टर्मिनल को इंसुलेटेड करना होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, वोल्टमीटर के साथ साथ प्रयुक्त ट्रांसफार्मर में विभव ट्रांसफार्मर कहलाता है, वोल्टमीटर के साथ साथ प्रयुक्त ट्रांसफार्मर विभव ट्रांसफार्मर कहलाता है। विभव ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वोल्टेज की मानक रेटिंग क्या होगी, आपको बताना है विभव ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वोल्टेज की मानक रेटिंग क्या होगी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उसकी रेटिंग 110 वोल्टेज होगी। अगला क्वेश्चन है, अधिकतम क्षमता के दौरान ट्रांसफार्मर की ताम्र क्षति 100 वाट है तो इसकी लोह क्षति क्या होगी, तो आपको बताना है यदि ताम्र क्षति 1000 वाट है तो इसकी लोह क्षति क्या होगी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसकी लोह क्षति भी 1000 वाट हो जाएगी। हमने आपको बताया था कि अधिकतम क्षमता के लिए ताम्र क्षति व लोह क्षति का बराबर होना अनिवार्य है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पावर ट्रांसफार्मर में कोर के निकट वाली वाइंडिंग क्या होती है, आपको बताना जो पावर ट्रांसफार्मर होता है उसमें कोर के निकट वाली वाइंडिंग क्या होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उसके कोर के निकट वाली वाइंडिंग जो कि निम्न वोल्टेज वाइंडिंग होती है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, वितरण कार्य में प्रयुक्त ट्रांसफार्मर में सामान्यतः शीतलन विधि प्रयोग की जाती है, आपको बताना है जो वितरण कार्यों के लिए प्रयुक्त ट्रांसफार्मर में सामान्यतः शीतलन विधि कौन सी शीतलन विधि का प्रयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तेल शीतलन विधि का प्रयोग इसमें किया जाता है। आपको ध्यान रखना है वितरण ट्रांसफार्मर में तेल शीतलन विधि का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा ट्रांसफार्मर सामान्यतः शक्ति एवं प्रकाश हेतु तथा विद्युत संयोजन प्रदान करने हेतु प्रयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वितरण ट्रांसफार्मर का सामान्य शक्ति प्रकाश हेतु तथा विद्युत संयोजन में इसका प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, लघु वितरण ट्रांसफार्मर में निम्नलिखित में से कौन सी सुरक्षा युक्ति प्रयोग की जाती है, आपको बताना लघु वितरण ट्रांसफार्मर में निम्नलिखित में से कौन सी सुरक्षा युक्ति प्रयोग की जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी अधिक धारा सुरक्षा, बकौल्ज रिले और प्रेशर रिलीज वाल्व, इन सभी का इसमें प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, वितरण ट्रांसफार्मर को इस प्रकार अभिकल्पित किया जाता है जिससे कि उसमें लोह क्षति न्यूनतम रहे, क्योंकि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली 24 घंटे उत्तेजित रहती है इसलिए इसको लोह क्षति को न्यूनतम रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर के ब्रेदर में प्रयुक्त रासायनिक पदार्थ क्या होता है, आपको बताना ट्रांसफार्मर के
ब्रीदर में जो रासायनिक पदार्थ प्रयोग किया जाता है वह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिलिका जेल। उसके अंदर हम सिलिका जेल का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक ट्रांसफार्मर के ब्रीदर का क्या कार्य होता है? आपको बताना है ब्रीदर का प्रमुख कार्य क्या होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टैंक में नमी के प्रभाव को पकड़ के रखना, यानी कि जो टैंक के अंतर्गत जो नमी आती है उसको सोखना इसका प्रमुख कार्य होता है। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर के ब्रीदर में प्रयोग होने वाला है ताज़ा सिलिका जेल का रंग किस प्रकार का होता है? आपको बताना है जो कि ट्रांसफार्मर में ब्रीदर प्रयोग किया जाता है उसमें सिलिका जेल का कलर कैसा होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नीला। इसका कलर नीला होता है, आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई किताबों में इसका राइट आंसर सफ़ेद बताते हैं, लेकिन ताज़ा सिलिका जेल का रंग नीला होता है। शुष्क सिलिका जेल का रंग कैसा होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नीला। अगला क्वेश्चन है, नमी सोखने के बाद में सिलिका जेल का रंग कैसा हो जाता है? आपको बताना है नमी सोखने के बाद में सिलिका जेल का रंग कैसा हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गुलाबी, हल्का गुलाबी इसका कलर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, बकौल्ज रिले का प्रयोग में किया जाता है। आपको बताना है बकौल्ज रिले का प्रयोग किसके अंतर्गत किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तेल शीतलित ट्रांसफार्मर के अंतर्गत बकौल्ज रिले का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर में लोह क्षति पर एम कॉपर क्षति पर निर्भर करती है। आपको बताना लोह क्षति किस पर निर्भर करती है, वो कॉपर क्षति किस पर निर्भर करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लोह क्षति जो कि वोल्टेज पर निर्भर करती है, कॉपर क्षति जो कि धारा पर निर्भर करती है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, टेप्ड ट्रांसफार्मर वह है जिसमें, आपको बताना टेप्ड ट्रांसफार्मर कैसा होता है? टेप्ड ट्रांसफार्मर ऐसा होता है जिसके अंतर्गत द्वितीयक कुंडली होती है, सेकेंडरी वाइंडिंग होती है, इसमें कई तार निकले हुए होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वोल्टता समायोजन के लिए सेकेंडरी कुंडलन में से कई मध्य सिरे निकाले गए होते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी ट्रांसफार्मर की प्रत्येक कॉइल में उत्पन्न विद्युत वाहक बल निर्भर करता है। आपको बताना है किसी ट्रांसफार्मर की प्रत्येक कॉइल में उत्पन्न विद्युत वाहक बल किस पर निर्भर करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, उसकी फ्रीक्वेंसी, लपेटों की संख्या व अधिकतम चुंबकीय फ्लक्स पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ट्रांसफार्मर में तेल उपयोग करने का उद्देश्य क्या है? आपको बताना है ट्रांसफार्मर में तेल उपयोग करते हैं, उसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो इसका प्रमुख उद्देश्य है इंसुलेशन व शीतलन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्राकृतिक रूप से तेल शीतलित प्रणाली का उपयोग कितनी क्षमता के ट्रांसफार्मर के लिए किया जाता है? आपको बताना है तेल शीतलन प्रणाली का प्रयोग मुख्यतः कितनी क्षमता के ट्रांसफार्मर के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 5 किलोवोल्ट एम्पियर तक के ट्रांसफार्मर के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, 100 किलोवोल्ट एम्पियर तक के कम क्षमता वाले वितरण ट्रांसफार्मर को ठंडा करने के लिए कौन सी एक विधि अपनाई जाती है? आपको बताना है 100 किलोवोल्ट एम्पियर तक की कम क्षमता के लिए ट्रांसफार्मर को ठंडा करने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हवा विस्फोट शीतलन विधि का इसमें प्रयोग किया जाता है। और 500 किलोवोल्ट एम्पियर तक तेल विस्फोट शीतलन विधि का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, 10 मेगावोल्ट एम्पियर ट्रांसफार्मर के लिए आप निम्नलिखित में से कौन सी विधि को वरीयता देंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तेल प्राकृतिक व वायु प्राकृतिक का इसमें प्रयोग करेंगे। अगला क्वेश्चन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेकेंडरी साइड पर एक सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का विद्युत वाहक बल समीकरण क्या होता है? आपको बताना है सेकेंडरी साइड पर एक सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का विद्युत वाहक बल समीकरण क्या होता है? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, 4.44 FN 5M वोल्ट इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, संप्रेषण लाइन के सब स्टेशन के सिरे के लिए 3 फेज ट्रांसफार्मर में किस प्रकार का संयोजन उपयोग होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्टार डेल्टा। इसमें स्टार डेल्टा ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। संप्रेषण लाइनों के सब स्टेशन के सिरों के लिए स्टार डेल्टा ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, वो है 3 फेज ट्रांसफार्मर में संयोजन की भिन्न भिन्न विधियां संभव है। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में किस प्रकार का संयोजन प्रयोग होता है? आपको बताना डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में किस प्रकार का संयोजन प्रयोग होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, डेल्टा स्टार। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में डेल्टा स्टार ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, वह अधिकतम भार क्या है जिस पर एक खुला डेल्टा ट्रांसफार्मर सुरक्षापूर्वक भार की आपूर्ति बनाए रख सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 58%। 58% पर सुरक्षापूर्वक भार के लिए आपूर्ति बनाए रख सकता है। अगला क्वेश्चन है, जब दो ट्रांसफार्मर समांतर में कार्य कर रहे हैं तो वे किसके आधार पर लोड बांटेंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो किलोवोल्ट एम्पियर रेटिंग, KVA रेटिंग के आधार पर अपना लोड बांटेंगे। अगला क्वेश्चन है, किसी ट्रांसफार्मर का वोल्टेज रेगुलेशन ऋणात्मक है तब उसका लोड पावर फैक्टर क्या होगा? तो इसका लोड पावर फैक्टर अग्रगामी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, अग्रगामी होगा। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर में शून्य लोड अवस्था में प्राथमिक धारा का मान पूर्ण लोड धारा का केवल होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल 2 से 5% होता है।
आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ट्रांसफार्मर की शून्य भार धारा तथा पूर्ण भार धारा के पद में होती है 3 से 9% की होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ट्रांसफार्मर की लोड रहित अवस्था में पूर्ण लोड अवस्था तक उसके कुल चुंबकीय क्षेत्र का मान रहता है। आपको बताना ट्रांसफार्मर की लोड रहित अवस्था से पूर्ण लोड अवस्था तक उसके कुल चुंबकीय क्षेत्र का मान लगभग रहता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लगभग समान रहता है। उसके चुंबकीय क्षेत्र का मान लगभग समान रहता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ट्रांसफार्मर की शून्य लोड अवस्था से पूर्ण लोड अवस्था तक सेकेंडरी वोल्टेज परिवर्तन एम शून्य लोड पर सेकेंडरी वोल्टेज का अनुपात कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यह वोल्टेज रेगुलेशन कहलाता है। आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, खुला परिपथ ट्रांसफार्मर का वाट मीटर पाठ्यांक 900 वाट है और पूर्ण भार धारा पर शॉर्ट सर्किट परीक्षण में 1600 वाट है। तो अर्धभार पर लौह हानि क्या होगी? आपको बताना है अर्धभार पर लौह हानि क्या होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उसके अर्धभार पर लौह हानि 900 वाट होगी। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक ट्रांसफार्मर पूर्ण लोड पर पूर्ण दक्षता में कार्यरत है, इसकी लौह क्षति 1000 वाट है। तो अर्ध लोड पर इसकी ताम्र क्षति क्या होगी? आपको बताना है पूर्ण लोड पर पूर्ण दक्षता पर लौह क्षति 1000 वाट है। तो अर्ध लोड पर इसकी ताम्र क्षति 500 वाट होगी। आपको ध्यान रखना है, इसकी आधी हो जाएगी क्योंकि यह अर्ध लोड पर पूछ रहा है। यदि पूर्ण लोड पर पूछा है तो इसकी ताम्र क्षति भी 1000 वाट हो जाती। अगला क्वेश्चन है, शून्य लोड धारा का कार्य है। आपको बताना है शून्य लोड धारा का क्या कार्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। कोर के चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना व शून्य लोड पर लौह क्षतियों को वहन करना, इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर में लेमिनेशन के लिए विशेष सिलिकॉन इस्पात कोर का प्रयोग किया जाता है, क्यों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एडी धारा क्षति को घटाने के लिए सिलिकॉन इस्पात कोर को लेमिनेशन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसी ट्रांसफार्मर में ताम्र क्षति शक्ति वह क्षति है जो के कारण उत्पन्न होती है। आपको बताना ताम्र क्षति किसके कारण उत्पन्न होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, कुंडल प्रतिरोध के कारण यह उत्पन्न होती है। आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी ट्रांसफार्मर में नो लोड क्षति के 2 घटक है, वे भंवर धारा व हिस्टेरेसिस क्षति है। ट्रांसफार्मर के किस भाग में हिस्टेरेसिस क्षति उत्पन्न होगी? आपको बताना है हिस्टेरेसिस क्षति ट्रांसफार्मर के किस भाग में उत्पन्न होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोर, हिस्टेरेसिस क्षति जो कि कोर में उत्पन्न होती है। इसी के साथ हमारी वीडियो यहीं समाप्त होती है। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि हमारी वीडियो आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। इसी के साथ हम अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।